पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हो यूहाओ और आइस बेयर किंग सेटिंग सन फॉरेस्ट में आइस फायर यिन यांग वेल के पास पहुंच चुके थे। वहां यू यू ने उन्हें बिग माओ और सेकंड माओ के कारनामों के बारे में बताया था। अब आगे देखेंगे कहानी किस दिशा में बढ़ती है। जैसे डेलिकेट सिल्क इमोर्टल ने कहा था, अगर थोड़ा और समय बीत गया होता और बिग माओ और सेकंड माओ और ज्यादा शक्तिशाली हो गए होते तो शायद वे उन इमोर्टल हर्ब्स पर हाथ डाल देते। वे इमोर्टल हर्ब्स दरअसल प्लांट टाइप सोल बीस्ट थे जो लड़ाई में माहिर नहीं थे। दूसरी तरफ डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर्स लगभग सबसे भयानक सोल बीस्ट में से एक थे और युद्ध उनका असली क्षेत्र था। उनके पूर्वज प्राचीन काल में शायद जायंट ड्रैगन के बराबर ताकतवर थे। हो युहाओ ने उन दोनों को झुंझलाहट भरी नजरों से देखा, लेकिन उसके दिल में खुशी थी। बिग माओ और सेकंड माओ की वृद्धि ने टांग सेट की शक्ति को एक और स्तर ऊपर पहुंचा दिया था। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बेहद आरामदायक। ग्रैंडफादर, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, ये जगह तो कमाल की है। आइस बेयर किंग की आवाज़ एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग से आई। होयुहाव ने मुड़कर देखा। आइस बेयर किंग अपने असली रूप में एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग के ठंडे पानी में खुशी खुशी तैर रहा था। उसके शरीर से नीली बर्फीली रोशनी निकल रही थी और वह वाकई बहुत आनंद में था। यू यू बिल्कुल चुप हो गया और बाकी इमोर्टल हर्ब्स भी सन्न रह गए। उन्होंने सोचा था कि बिग माओ और सेकंड माओ का आकार काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनके सामने तो आइस बेयर किंग कुछ और ही था। ऊपर से आइस बेयर किंग ने अपनी ऑरा को ज़रा भी नहीं छिपाया था और उसके आइस टाइप एनर्जी के डरावने उतार-चढ़ाव से ब्लेजिंग सनस्प्रिंग के पास खड़ा ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट डर के मारे काँप उठा। दोनों छोटे बेयर्स ने ही इन सब पौधों को डरा दिया था। अब अगर ये विशाल बेयर कुछ करने लगा तो कुछ ही दिनों में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सारे पौधे डर के मारे शांत हो गए। कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। सबको डर था कि कहीं हो युहाव या वो बड़ा बेयर नाराज़ न हो जाए। वो युहाव ने धीरे से बड़बड़ाते हुए अपना स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन खोला और बिग माओ व सेकंड माओ को एक-एक हाथ से पकड़कर उसमें डाल दिया। उसने अंदर एक सुरक्षा दीवार खड़ी की ताकि अनडेड उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। फिर वो एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग के पास पहुंचा। अब उसके वर्तमान कल्टीवेशन स्तर पर उसे एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग के तापमान से कोई डर नहीं था। ये जगह मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवर्न जैसी थी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ठंडी। इस जगह की खासियत थी कि यह स्प्रिंग ब्लेजिंग सनस्प्रिंग के साथ एक ही स्थान पर था, एक आग और एक बर्फ का संगम। ग्रैंडफादर, मेरी चोटें यहाँ बहुत जल्दी ठीक हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ी भूख लग रही है। यह सुनते ही आइस फायर यिनयांग वेल के चारों ओर के सारे पौधे डर से कांप उठे। हो युहाव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे याद आया कि जब वो पहली बार यहाँ आया था, तब ये सब सब पौधे कितने घमंडी थे। मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए ढूंढूंगा जब हम बाहर निकलेंगे। क्या तुम कह रहे हो कि एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग तुम्हारी रिकवरी में मदद कर रहा है? आइस बेयर किंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यहाँ हेवन और अर्थ की ओरिजिन एनर्जी बहुत अधिक है और ये जगह बेहद सुखद है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ग्रैंडफादर, तुम अपना काम निपटा कर मुझे लेने आ जाना। होया थोड़ा झिझका। नहीं, यू ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ होया, इसे यहाँ से ले जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो, चाहे वो तुम्हारे एंसेस्टर तंगसान की सीमा से भी अधिक क्यों न हो। हमें सब मंजूर है, बस इसे यहाँ मत छोड़ो, वरना हम सब नष्ट हो जाएंगे। होयुहा मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे तो शर्म आ रही है। मैंने पहले ही तुम सबसे इतनी मदद ली है और क्या मांग सकता हूँ? डेलिकेट सिल्क इमोर्टल ने बिना झिझक कहा, नहीं, ये तुम नहीं मांग रहे, ये हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हम में से हर कोई तुम्हें कुछ देगा। ब्लू सिल्वर एम्परर को छोड़कर बाकी सभी तुम्हें उपहार देंगे, बस तुम इन्हें लेकर तुरंत चले जाना। उसने अपना फूल हल्का झुकाया और डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल पिल बाहर निकाली, जो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई हो युहाओ के पास पहुंची। वो पिल हल्की गर्म थी और उससे निकलती खुशबू बेहद मनमोहक थी। यू यू ने थोड़ी उदासी से पूछा, क्या ये काफी है? मैं तो इसे बिना कुछ लिए ही ले जाने वाला था, लेकिन ये घायल है, इसलिए मैं 2 दिन इसके साथ रुकूंगा फिर निकलूंगा। हो युहाओ ने सच्चाई से कहा। यू यू को लगा कि हो युहाओ व्यंगी कर रहा है, इसलिए उसने बाकी पौधों से बात की। थोड़ी ही देर में चारों ओर से ढेरों कीमती चीजें उसके सामने इकट्ठा हो गई। ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट ने तो अपना लगभग सारा ब्लेजिंग रबर दे दिया। होयुहाओ हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बिग माओ और सेकंड माओ की शरारत से इतनी बड़ी नेमत मिल जाएगी। उसने थांगसान के पॉइजन स्क्रिप्चर के अनुसार सभी जड़ी बूटियों और एसेंसेस को सुरक्षित कर लिया। उसका मन शांत, क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये पौधे जल्द ही अपनी शक्ति वापस पा लेंगे। होयहाव ने सभी पौधों का आभार जताया और आइस बेयर किंग को लेकर वहां से चला गया।
आइसबेयर किंग सचमुच जल्दी स्वस्थ हो रहा था, लेकिन पौधे तब भी डर से भरे थे। युहाओं ने उनके उपहार ले लिए थे, अब वहां रुकना ठीक नहीं था। सेटिंग सन फॉरेस्ट से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। किस्मत सच में मुझ पर मेहरबान है, बिना मांगे सब कुछ मिल गया। हे एंसेस्टर टंगसन, मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सबने खुद दिया। उसने मन में सोचा, क्या मैं थोड़ा बेहा हो गया हूँ? लेकिन ये कीमती चीजें मेरे पास रहकर लोगों की मदद करेंगी। डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल पिल की मदद से वो टांग्या के शरीर में मौजूद इवल सोल पावर को दबा सकता था। अब समय आ गया है हेवन डोज सिटी जाने का। हो युहाओ की आंखों में ठंडी चमक थी। सनमून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च में तुम्हारा प्लान कभी सफल नहीं होने दूंगा। सेटिंग सन फॉरेस्ट से हेवन डोज सिटी का सफर लंबा नहीं था, लेकिन वो बेहद सावधान था। शहर से 50 किलोमीटर दूर उतरकर उसने आम लोगों के कपड़े पहने और इमिटेशन का प्रयोग कर अपना चेहरा बदल लिया। आइस बेयर किंग का चेहरा वैसे भी लोगों के लिए अनजान था, और जब उसने अपनी ऑरा छिपा ली तो वो बस एक मोटा आदमी लग रहा था। शाम के वक्त दोनों हेवेंडो सिटी के द्वार पर पहुंचे। सूरज डल रहा था और शहर पर सुनहरी लाल रोशनी बिखरी हुई थी। पूरा शहर बेहद सुंदर दिख रहा था। दोनों द्वार पर कतार में खड़े हो गए और जांच के लिए रुके। कहाँ से आए हो और हेवेंडो सिटी में क्या काम है? द्वार पर 50 सैनिक तैनात थे। कुछ द्वार की रखवाली कर रहे थे और कुछ यात्रियों से सवाल जवाब। हो युहाओ ने अपने और आइसबेयर किंग के लिए झूठे नाम बता दिए और आसानी से अंदर प्रवेश कर लिया। सैनिकों ने कोई दिक्कत नहीं की, क्योंकि सोल पावर डिटेक्टर उनके ऊपर असर नहीं कर पा रहे थे। हेवेंडो सिटी अब भी चहल पहल से भरी थी। हो युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरे शहर को स्कैन किया और दीवारों पर लड़ाई के निशान पाए। जब सन मून एम्पायर ने हमला किया था, तब यहाँ भयानक युद्ध हुआ था। यही हेवेंडो सिटी है जहाँ टंग सेक्ट की स्थापना हुई थी। हुयुहाओ ने अपने मुक्के कस लिए। चिंता मत करो टीचर शाओया, मैं एक दिन हमारी ये जगह फिर से हासिल करूंगा। बेबे और टांगिया उसके लिए परिवार जैसे थे। अगर उन्होंने उसकी मदद न की होती तो शायद वो कभी श्रेक एकेडमी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए उसके दिल में उनके लिए गहरी कृतज्ञता थी। होली गोस्ट चर्च ने टांगिया को पकड़ लिया था और उसे अपनी सेक्रेड लेडी बना लिया था। बेबे के अलावा इस बात से सबसे अधिक दुख हुयुहाओ को था, और फिर माशाओताओ भी थी, जिसे वो अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। वो युहाव शहर के अंदर गहराई तक चला गया और एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक होटल ढूँढ लिया जहाँ वह ठहर सके। फिलहाल उसके पास कोई सुराग नहीं था, इसलिए उसे बस कोई जगह चाहिए थी जहाँ वह ठहर सके। टांग्या और माशाओताओ को हेवनली सोल एम्पायर या सन मून एम्पायर में ढूँढना कितना आसान हो सकता था? उसे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ मिल जाएँगी। लेकिन हेवेंडो सिटी जैसे बड़े शहर में जानकारी खोजना ज़्यादा आसान था। उसे लगभग पूरा यकीन था कि हेवेंडो सिटी में इविल सोल मास्टर्स मौजूद होंगे। होली गोस्ट चर्च इतनी बड़ी नगरी पर नियंत्रण का मौका नहीं छोड़ेगी, और भले ही वे इसे पूरी तरह नियंत्रित न कर पाए, वे इसे अपने प्रभाव में जरूर रखेंगे। होयुहाव और आइसबेयर किंग ने होटल में ठहरने के बाद कुछ खाया, लेकिन इस भोजन ने होयुहाव को मुश्किल में डाल दिया। कारण बहुत सरल था। आइसबेयर किंग की भूख बहुत ही भयानक थी। कल्पना कीजिए, उसका शरीर पहाड़ जैसा था, तो उसे तृप्त होने के लिए कितना खाना चाहिए होगा। अगर होयुहाव उसे रेस्तरां में खुलकर खाने देता तो सबको शक होता। सौभाग्य से आइसबेयर किंग ने अपने शरीर में बहुत ऊर्जा संचकर रखी थी, और वह बिना खाए भी कई दिनों तक खुद को बनाए रख सकता था। इससे होयुहाव को समाधान ढूंढने के लिए कुछ समय मिल गया। रात के खाने के बाद होयुहाव आइसबेयर किंग को होटल से बाहर ले गया। इस भूख के दानव की भोजन समस्या हल करना उसकी प्राथमिकता थी। साथ ही वह हेवेंडो सिटी में हो रही गतिविधियों का भी निरीक्षण करना चाहता था। हेवेंडो सिटी के आसमान में हर तरफ सर्वेलेंस सोल टूल्स तैनात थे। होयुहाव नहीं चाहता था कि उसकी गतिविधियां किसी की नज़र में आएं, इसलिए वह चलते समय अपने चारों ओर स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाए रखता था, ताकि वह अधिक से अधिक सतर्क रह सके। भले ही उसकी स्पिरिचुअल पावर का पता लग जाए, जब तक सामने वाला भी कोई शक्तिशाली स्पिरिचुअल सोल मास्टर न हो, वे उसकी सटीक स्थिति नहीं पकड़ सकते थे। होयुहाव को अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता नहीं थी। आइसबेयर किंग उसके साथ था, इसलिए होली गोस्ट चर्च के कई शक्तिशाली सदस्यों के एक साथ आने के बिना कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। हेवेंडो सिटी देर रात तक भी व्यस्त और जीवंत थी। सड़कों पर भीड़ भाड़ थी, और ये जान पाना कठिन था कि ये वही शहर था जिसने कुछ समय पहले युद्ध की आग देखी थी। मुख्य सड़कों की मरम्मत चल रही थी और कुछ सोल लैंप्स लगाए जा रहे थे।
इसमें कोई शक नहीं था कि सन मून एम्पायर अब भी अपनी सोल टूल्स और तकनीक से शहर को बदलने की अपनी योजना को जारी रखे हुए था। हेवनली सोल एम्पायर के नागरिक सन मून एम्पायर से नफरत करते थे, लेकिन जब वे इस नई तकनीक के आदी हो जाएंगे और जब तक उन सोल टूल्स की मुख्य तकनीक सन मून एम्पायर के नियंत्रण में रहेगी, तब तक उन्हें कोई डर नहीं रहेगा। पर्याप्त समय मिलने पर हेवनली सोल एम्पायर धीरे धीरे उनके साम्राज्य में समा जाएगी। हुयुहाओ सड़कों पर चलते हुए भीतर ही भीतर आहें भर रहा था। सन मून एम्पायर की रणनीति सचमुच निर्दयी थी। वे दावा करते थे कि वे नागरिकों की सेवा कर रहे हैं और इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी जब सड़क की रोशनियां मंद पड़ने लगीं। तब होयुहाव आइस बेयर किंग को लेकर होटल वापस आया। उसने लगभग 4 घंटे तक चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया था और उसे अब कुछ आवश्यक जानकारी मिल चुकी थी। मैं भूखा हूँ, ग्रैंडफादर, आइस बेयर किंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। होयुहाव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अकेले भूखे नहीं हो, वे दोनों भी भूखे हैं। वह स्वाभाविक रूप से बिग माओ और सेकंड माओ की बात कर रहा था, जो स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में कुछ घंटे सोने के बाद जाग गए थे। उनके जागते ही होयुहाव ने उनसे स्पिरिचुअल पावर के जरिए संपर्क किया और कहा कि वे स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन के अंदर खेले, लेकिन निर्धारित सीमाओं से बाहर न जाए। कभी कभी थोड़ी देर के लिए सीमा पार कर लेना ठीक था, लेकिन वे बहुत चंचल थे और अगर वे अनडेड के साथ मुसीबत में न पड़े तो वही काफ़ी था। स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। वे दोनों कुछ देर मस्ती करने के बाद फिर होयुहाव से शिकायत करने लगे कि उन्हें भूख लगी है। 3 भालुओं को खिलाना सच में कठिन काम था। होयुहाव अंदर ही अंदर मुस्कराया। सौभाग्य से उसने बाहर घूमते समय उनकी भूख मिटाने का उपाय ढूंढ लिया था। फिलहाल के लिए तो आज की रात संभल जाएगी, बाकी बाद में देखा जाएगा। बाहर रात और गहरी हो गई थी। हुओयुहाव ने कमरे की बत्तियां बुझाई और आइसबेयर किंग को फिर से बाहर ले गया। इस बार हुओयुहाव ने इमिटेशन का प्रयोग करके खुद और आइसबेयर किंग दोनों को पूरी तरह छिपा लिया। ग्रैंडफादर, तुम्हारी ये शक्ति तो कमाल की है, छिपकर काम करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। ग्रैंडफादर, तुम्हारी ये एबिलिटी तो कमाल की है, ये तो चोरी छिपे काम करने के लिए बहुत बढ़िया है। आइसबेयर किंग ने उत्साहित होकर कहा। हुओयुहाव लगभग निरुत्तर हो गया। तुम्हें बात करना आता भी है? चोरी छिपे नहीं, तुम्हारा ग्रैंडफादर तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा है। अब वह आइस बेयर किंग के ग्रैंडफादर कहने की आदत डाल चुका था। होटल से बाहर निकलते ही हुयुहाओ ने दिशा की पुष्टि की और फिर तेजी से आगे बढ़ा। हेवेंडो सिटी के आसमान में कई सर्वेलेंस सोल टूल्स थे, लेकिन ये कोई वीरान इलाका नहीं था। शहर के अंदर अगर कोई दो लोग चलते हुए दिख भी जाए, तो कोई सतर्क नहीं होता। जब उसने पहले निरीक्षण किया था तो पाया कि ये सोल टूल्स ज्यादातर निगरानी के लिए लगाए गए थे, न कि पीछा करने के लिए। हुयुहाओ सड़कों और गलियों से गुजरता हुआ दक्षिणी द्वार के पास पहुंचा। उसने मोड़ लेकर कुछ तंग गलियों में प्रवेश किया और उसके सामने एक विशाल संरचना दिखाई दी। एक वेयरहाउस जिसमें अनाज रखा जाता था। किसी भी शहर के लिए ग्रेनरीज बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वही नागरिकों और सेना को भोजन प्रदान करते हैं। हेवेंडो सिटी जैसे बड़े शहर के लिए कम से कम 10 ग्रेनरीज हमेशा भरे रहना आवश्यक था। घेराबंदी की स्थिति में भी यही भंडार काम आते थे। सिर्फ ग्रेनरी ही आइस बेयर किंग, बिग माओ और सेकंड माओ की भूख मिटा सकता था। हुओ युहाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि खाना स्वादिष्ट है या नहीं। ग्रेनरी की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, क्योंकि किसी भी शहर में विद्रोह शुरू करने का सबसे आसान तरीका था ग्रेनरी को आग लगा देना। लेकिन ये सुरक्षा साधारण लोगों के लिए थी। हुओ युहाओ और आइस बेयर किंग जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए इन रक्षाओं का कोई अर्थ नहीं था। इमिटेशन की मदद से दोनों अदृश्य होकर ग्रेनरी के आसपास पहुंच गए। अंदर जाने पर उन्हें ऑसिलेशन डिटेक्टर्स और थर्मल डिटेक्टर्स का सामना करना पड़ता। महाद्वीप पर ये दोनों प्रकार के सोल टूल्स जब स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स के साथ मिलते हैं, तो लगभग अभेद्य निगरानी प्रणाली बनती है। लेकिन ग्रेनरी जैसी जगह पर स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स बहुत महंगे और अनुपयुक्त होते थे, इसलिए सामान्यतः नहीं लगाए जाते थे। होयुहाव ने स्पिरिचुअल का उपयोग करके सटीक स्थान पहचाना जहां निगरानी सीमा समाप्त होती थी। फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का जाल पूरे ग्रैनरी के ऊपर फैला दिया। अभी निगरानी व्यवस्था पूरी तरह दोष रहित नहीं होती। ग्रैनरी जैसे स्थान पर तो और भी नहीं, इसलिए कुछ खाली जगहें मिल ही जाती हैं। मुख्य द्वार को छोड़कर साइड की दीवार से गुजरा और आइस बेयर किंग के साथ अंदर घुस गया।
आइस बेयर किंग बहुत बड़ा था और खिड़की से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए हो युहाओ ने उसे स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में अस्थायी रूप से भेज दिया और खुद अंदर चला गया। हेवन डो सिटी के ग्रैनरी वास्तव में विशाल थे। अनाज और गेहूं पहाड़ों की तरह जमा थे और साथ ही वहां लंबे समय तक रखे जा सकने वाले सूखे मांस और मछली भी थी। हो युहाओ ने एक कोना चुना जहां कोई ध्यान न दे और वहां उसने तीनों भालुओं को बाहर निकाला। भालू मांसाहारी थे, इसलिए उन्हें अनाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सूखा मांस और मछली देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। लिटिल बाय बहुत बड़ा था, इसलिए उसने मानव रूप बनाए रखा। पहले बिग माओ और सेकंड माओ ने उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तीनों ने साथ खाना शुरू किया तो उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लिटिल बाय का मुंह 1 मीटर चौड़ा खुल सकता था और हर बार एक पूरा शव उसके पेट में चला जाता था। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता था? बिग माओ और सेकंड माओ ने भी तेजी से खाना शुरू किया, लेकिन उनकी रफ्तार लिटिल बाय के आगे कुछ भी नहीं थी। डार्क गोल्डन टेरक्लॉ बेयर्स स्वभाव से घमंडी होते हैं, इसलिए वे पीछे नहीं हटे और तीनों में खाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। हुयुहाओ पास खड़ा सब देख रहा था और हर बार जब एक और मांस का टुकड़ा गायब होता तो उसकी आंखें फटी रह जाती। शरीर का आकार और भूख में सीधा संबंध था। बिग माओ और सेकंड माओ पूरी मेहनत कर रहे थे, पर लिटिल बाय का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। बिग माओ और सेकंड माओ ने आइस फायर यिनयांग वेल पर बहुत से कीमती हर्ब्स और पौधे खाकर तेजी से विकास किया था, लेकिन जड़ी बूटियों का स्वाद मांस जैसा स्वादिष्ट नहीं था। इसलिए इस मौके पर वे और भी उत्साहित होकर खा रहे थे। 15 मिनट में ही वे दोनों पेट भरकर जमीन पर लुढ़क गए और हिलने से इनकार कर दिया, जबकि आइस बेयर किंग अब भी पूरे जोश से खा रहा था। एक्सट्रीम नॉर्थ में हमेशा भोजन की कमी रहती थी। भले ही वहाँ के सोल बीस्ट शांतिपूर्ण हो, लेकिन खाने के लिए संघर्ष तो होता ही था। आइसबेयर किंग जैसे शक्तिशाली सोल बीस्ट को आमतौर पर भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन वह रोज वही चीजें खाकर ऊब चुका था। ये उसका पहली बार मानव दुनिया में आना था और यहाँ का शोरगुल और स्वादिष्ट सूखा मांस मछली उसे बेहद पसंद आए। वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। 1 घंटा बीत जाने के बाद आइस बेयर किंग का पेट भरा। ग्रेनरी के अंदर रखे सूखे मांस का लगभग 1/3 हिस्सा गायब हो चुका था। होयुहाव ने इसी समय कदम बढ़ाया और अपने बड़े स्टोरेज सोल टूल में बाकी बचा सूखा मांस रख लिया। वह उससे तीनों भालुओं को 2 या 3 बार खिला सकता था। भालुओं को खिलाना वाकई बहुत मुश्किल काम था। तीनों का पेट भरने के बाद होयुहाव ने उन्हें स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में आराम करने भेज दिया। इस बार उसने कोई सीमाएं भी नहीं बनाई थी, क्योंकि आइस बेयर किंग की मौजूदगी ही अपने आप में अधिकांश अनडेड प्राणियों को डराने के लिए पर्याप्त थी। स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में प्रवेश करते ही लिटिल बाय अपने असली शरीर में लौट आया। बिग माओ और सेकंड माओ तुरंत शांत हो गए। वे सोच रहे थे कि लिटिल बाय इतना खा कैसे लेता है। वे सभी भालू थे और भले ही डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर की ब्लड लाइन आइस बेयर से श्रेष्ठ मानी जाती थी, आइस बेयर किंग उनसे उम्र में बहुत बड़ा था और एक सैवेज बीस्ट जितना शक्तिशाली था। इसलिए दोनों छोटे भालू स्वाभाविक रूप से बड़े भालू के छोटे भाई बन गए। आइस बेयर किंग को ये दोनों छोटे भालू बहुत पसंद आए। एक्सट्रीम नॉर्थ में उसके अनगिनत छोटे भाई थे और अब जब उसे बाहर आकर फिर से किसी पर हुक्म चलाने का मौका मिला, तो वह बेहद खुश था। होयुहाव को इस बात की परवाह नहीं थी कि स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में वे तीनों क्या कर रहे थे। वह ग्रेनरी से बाहर निकल आया और शहर के केंद्र की ओर बढ़ा। होयुहाव को अगर होली गोस्ट चर्च के बारे में कोई जानकारी चाहिए थी, तो उसे इविल सोल मास्टर्स को ढूंढना था। पहले किए गए निरीक्षण में उसने पाया था कि हेवन डो सिटी का रॉयल पैलेस, जो पहले हेवनली सोल एम्पायर का था, अब कई शक्तिशाली सोल मास्टर्स से भरा हुआ था, जिनमें से कई के सोल पावर बहुत प्रबल थे। हुओ युहाओ रॉयल पैलेस के पास पहुंचा और एक अंधेरी गली में मुड़ गया। कुछ और मोड़ लेने के बाद वह एक छायादार कोने में गायब हो गया। हुओ युहाओ ने सीधे महल में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की। वहां बहुत से शक्तिशाली लोग थे और महल की सुरक्षा भी सबसे अधिक कड़ी थी। अगर वह जल्दबाजी में घुसता तो शायद किसी स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा जाता। पकड़े जाने पर यह कहना मुश्किल था कि वहां कोई ऐसा शक्तिशाली सोल मास्टर था या नहीं जो स्पिरिचुअल पावर में निपुण हो। हुयाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर केंद्रित की और अल्टीमेट आइस सोल पावर का उपयोग कर अपने शरीर का तापमान वातावरण के समान कर लिया।
उसकी देह का तापमान हवा के साथ मिल गया और उसने आंखें आधी बंद कर स्पिरिचुअल डिटेक्शन के माध्यम से रॉयल पैलेस को फिर से स्कैन किया। इस बार वह इमिटेशन के सहारे में पूरी अदृश्य था। हुआई के पास अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल पावर से जुड़े कई शक्तिशाली ऑफेंसिव सोल स्किल्स थे, लेकिन उसके पास केवल एक सच्चा डिवाइन स्किल था, इमिटेशन। इमिटेशन से वह खुद को पूरी तरह छिपा सकता था, यहाँ तक कि अपना रूप भी बदल सकता था। अपनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर के साथ वह इस कौशल से अकल्पनीय और बदलती हुई बैटल टैक्टिक्स बना सकता था। हुआयुहाओ की इमिटेशन और सुसेंशी की शुआनवू डिस्प्लेसमेंट दोनों को उनके मार्शल सोल्स के अनुरूप डिवाइन स्किल्स कहा जा सकता था। हुआयुहाओ के अन्य सोल स्किल्स महत्वपूर्ण थे, लेकिन इमिटेशन के बराबर नहीं, क्योंकि बाकी स्किल्स को किसी हद तक दूसरे सोल स्किल्स से बदला जा सकता था, पर इमिटेशन अद्वितीय थी। हुआयुहाओ की स्पिरिचुअल पावर ने रॉयल पैलेस को फिर से स्कैन किया और उसने जल्दी ही पास के एक छोटे झील पर ध्यान केंद्रित किया। ये झील निश्चित रूप से मानव निर्मित थी और इसका पानी इतना साफ था कि तल तक दिखाई दे रहा था। गहराई मुश्किल से 1 मीटर से ज्यादा थी और किनारों पर दुर्लभ फूल और पौधे लगे थे। ये महल के अंदर का एक बाग जैसा क्षेत्र था। हुआयुहाओ जिस अंधेरे कोने में छिपा था, वह यूं ही नहीं चुना गया था। वह पहले से ही इस झील पर नजर रखे हुए था। महल में सैनिक गश्त कर रहे थे, लेकिन इस एकांत कोने तक उनका आना बहुत कम होता था। आखिर वहां कई सोल टूल्स निगरानी के लिए मौजूद थे और गश्त मुख्यतः ब्लाइंड स्पॉट्स और महत्वपूर्ण जगहों तक सीमित रहती थी। यही जगह ठीक है। हुआयू हाउ ने अपने आई ऑफ डेस्टिनी को सक्रिय किया और स्पिरिचुअल डिटेक्शन को और मजबूत किया। उसने अपनी इंद्रियों को अत्यधिक संवेदनशील बना लिया और झील के आसपास की हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि आसपास कुछ असामान्य नहीं है, तो वह दीवार फांदकर महल में दाखिल हो गया। रॉयल पैलेस की दीवारें लगभग पूरी तरह ऑसिलेशन डिटेक्टर्स और थर्मल डिटेक्टर्स से ढकी थीं। होयुहाव ने प्रवेश करने का सही समय चुना, जब एक ऑसिलेशन डिटेक्टर का स्कैन अभी अभी समाप्त हुआ था। ये डिटेक्टर्स घूमते रहते थे और उनकी गति को समझना केवल स्पिरिचुअल डिटेक्शन से ही संभव था। इसी तालमेल का उपयोग करते हुए वह दीवार फांद कर झील के किनारे पहुंचा और चुपचाप पानी में डूब गया। किसी भी सर्वेलेंस सोल टूल का लक्ष्य पानी की सतह नहीं था, इसलिए वह पूरी तरह सुरक्षित था और हुआयुहाव पानी के भीतर बहुत कुछ कर सकता था। उसने अपनी सांस रोकी और शरीर को झील के तल तक डुबो दिया। पानी गहरा नहीं था और अगर रात न होती तो पारदर्शी पानी में उसे आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन अंधेरे की आड़ में उसे ढूंढना लगभग असंभव था। पानी में प्रवेश करते ही उसकी आंखें हल्के नीले रंग में चमकने लगीं और उसके आसपास का तापमान तेजी से गिरने लगा। झील लगभग 500 वर्ग मीटर की थी और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। हुआयुहाव के नियंत्रण में झील का निचला हिस्सा धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगा। सामान्यतः कम तापमान में बर्फ सतह से नीचे की ओर बनती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। लेकिन यहाँ बर्फ नीचे से ऊपर की ओर फैल रही थी और झील के तल से चिपकी हुई थी। कुछ देर में एक मोटी परत बन गई, जो सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे थी। हुओयुहाओ का शरीर सतह तक आया और उसने खुद को उस कोने में छिपा लिया जहां कोई सर्वेलेंस सोल टूल स्कैन नहीं करता था। बाहर से देखने पर झील सामान्य लगती थी, सतह शांत थी, लेकिन अगर कोई उसमें कूदता तो पता चलता कि पानी सिर्फ 10 सेंटीमीटर गहरा है और नीचे पूरा तल ठोस बर्फ से भरा है। ऐसा नियंत्रण केवल हुओयुहाओ ही कर सकता था। उसने अलग अलग हिस्सों में बर्फ का तापमान भी भिन्न रखा, जो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी। अगर ऊपर की बर्फ बहुत ठंडी होती, तो सतह के नीचे के 10 सेंटीमीटर पानी भी तुरंत जम जाते और गश्ती सैनिक इसे देखकर शक कर लेते। वहीं अगर बर्फ का तापमान ज्यादा गर्म होता, तो वह जल्दी पिघल जाती और उसकी योजना विफल हो जाती। इसलिए उसे बर्फ का तापमान बेहद सावधानी से नियंत्रित करना था। पिछले हफ्तों में हुओयुहाओ की बर्फ और पानी पर पकड़ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी, जिससे उसका नियंत्रण अब बहुत सहज हो चुका था। वह जल्दबाजी में नहीं था। अ, वह बर्फ की सतह पर लेट गया। उसका बायां हाथ पानी के नीचे था और दाएं हाथ में एक मिल्क बॉटल पकड़े हुए था। वह उसमें से सोल पावर खींचते हुए लगातार आइस एक्सप्लोजन की ऊर्जा नीचे की बर्फ में भरता जा रहा था। हुआयुहाओ किसी भी प्रकार की बर्फ को विस्फोटित कर सकता था, लेकिन आइस एक्सप्लोजन से संचारित बर्फ ही सबसे अधिक विध्वंसक होती थी। इस तकनीक से उसने पहले डार्कनेस होली ड्रैगन
लोंग शाओयाओ को भी चौंका दिया था। इससे इस तकनीक की शक्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा हमला था जिसे सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन प्रभाव में डिवाइन स्किल जैसा था। इमिटेशन के बाद उसकी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक। हुओ युहाओ ने 15 मिनट तक यह कार्य जारी रखा और फिर थोड़ी दूरी पर जाकर वही प्रक्रिया दोहराई। झील का क्षेत्र बड़ा था, इसलिए केवल एक स्थान पर आइस एक्सप्लोजन भरना पर्याप्त नहीं था। एक और 15 मिनट बाद वो उठ खड़ा हुआ, स्पिरिचुअल डिटेक्शन का उपयोग करके रास्ता खोला और धीरे धीरे महल के भीतर गहराई में प्रवेश करने लगा। महल की बाहरी परत में सर्वेलेंस सोल टूल्स की संख्या सबसे अधिक थी और वे सबसे संवेदनशील भी थे। लेकिन अंदर की ओर उनकी संख्या कम होती गई क्योंकि वहां बहुत से लोग रहते थे। ऐसी जगहों पर स्थायी निगरानी उपयोगी नहीं थी और जरूरत पड़ने पर हैंडहेल्ड सर्वेलेंस सोल टूल्स पर्याप्त थे। हुओ युहाओ सावधानी से आगे बढ़ रहा था। वह हर कुछ कदमों पर रुककर आसपास की जांच करता और फिर आगे बढ़ता। उसे सबसे अधिक डर उन अदृश्य स्पिरिचुअल बैरियर से था जिन्हें वह केवल बहुत पास जाकर ही महसूस कर सकता था। अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर गलती से किसी बैरियर को छू लेती, तो बैरियर नियंत्रित करने वाला व्यक्ति तुरंत उसकी स्थिति पहचान लेता। सौभाग्य से स्पिरिचुअल बैरियर्स बहुत दुर्लभ थे। वह लगभग एक तिहाई दूरी तक पहुंच चुका था और अभी तक उसे कोई बैरियर महसूस नहीं हुआ था। वह दो पेविलियंस के बीच की एक मंद रोशनी वाली जगह पर रुका। उसने अपनी सोल पावर पुनः भरी, स्पिरिचुअल पावर को स्थिर किया और स्वयं को सर्वोत्तम स्थिति में लाया। फिर उसकी आंखों में हल्की गुलाबी स्वर्ण चमक छिलमिलाई। उसके माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी खुल गया। उसकी तीनों आंखों से रोज गोल्ड रंग की आभा निकल रही थी और आई ऑफ डेस्टिनी के भीतर एक काला भंवर घूमता दिखाई दे रहा था। वह उसका स्पिरिचुअल सोल कोर था, जो स्पिरिट आइज से संबंधित था। जो लोग उसे जानते थे फॉर वे तुरंत समझ जाते कि हो यू हाउ अब अपनी स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल को पूर्ण शक्ति के साथ प्रयोग करने वाला है। अगले ही पल हो यू हाउ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को अपने सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाया। उसकी शक्ति केंद्र से चारों दिशाओं में फैल गई और कुछ ही पलों में पूरे महल को आच्छादित कर लिया। वह महल के भीतर इतनी गहराई तक इसी कारण आया था ताकि उसकी स्थिति को पकड़ना कठिन हो जाए और वह अपने शत्रुओं को चौंका सके तथा सतर्क कर सके। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।